जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस जो है वो क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। देखिए, विश्व में बहुत सारे देशों के बीच बहुत सारे व्यापार होते हैं, मतलब उनके बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है, चाहे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर्विसेज का हो या फिर गुड्स का हो। फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच लोगों का मूवमेंट होता है, टूरिज्म होता है, ट्रेवलिंग होती है, चाहे वो कैपिटल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो। इन सभी चीजों के लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। मतलब कि एक कंट्री के अमाउंट को, एक कंट्री के करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ये जो सारी प्रोसेस है, मतलब कन्वर्सन ऑफ करेंसी टू वन कंट्री इनटू द अनदर कंट्री, इन सारे ऑपरेशंस को क्या हम फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि इंडिया में एक एक्सपोर्टर है, ठीक है। ये गुड्स को एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, यूएसए में। जब ये गुड्स को ये एक्सपोर्ट करता है यहां पे, तो इसकी जो पेमेंट होती है वो क्या होती है? यूएसडी में पेमेंट होती है। यूएसडी में पेमेंट होती है। अब ये जो यूएसडी में जो पेमेंट हुई है, इस एक्सपोर्टर को ये यूएसडी पेमेंट जो है उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराना होता है। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराना होता है, ठीक है। अगर इंडिया से कोई एक्सपोर्टर किसी गुड्स का एक्सपोर्ट करता है किसी भी दूसरे कंट्री में, यूएसए हो चाहे यूके में, तो फिर उसका पेमेंट, मान लीजिए अगर यूएसए करता है तो उसकी पेमेंट क्या होगी? यूएसडी में होगी। तो यूएसडी वो इंडिया में आएगा, तो उसका जो बैंक है वो क्या करेगा? यूएसडी को कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में एक्सपोर्टर को देगा, तभी एक्सपोर्टर जो है उसको इंडिया में इंडियन रुपीस के रूप में उसको इस्तेमाल कर पाएगा। दूसरे केस में अगर मान लीजिए कि इंडिया में कोई एक बिजनेसमैन जर्मनी से कोई एक मशीनरी को क्या करता है? इंपोर्ट करता है। जब ये इंपोर्ट करेगा तो ये इनवॉइस रेज करेगा, यूरो में इनवॉइस रेज करेगा। अब ये जो इंपोर्टर है, इंडिया में जो इंपोर्टर है जो इस मशीनरी का इंपोर्ट कर रहा है, उसको इसको पेमेंट करना है किसमें? यूरो में। लेकिन इसके पास क्या है? इंडियन रुपीस है। तो फिर ये अपने बैंक के पास जाएगा और क्या करेगा? इंडियन रुपीस देगा और बैंक क्या करेगी? इसको यूरो देगी। मतलब बैंक यहाँ पे क्या करेगी? यूरो सेल करेगी और ये बिजनेसमैन जो है वो यूरो को क्या करेगा? परचेज करेगा और फिर जाकर के इसको पेमेंट होगा। तो हम क्या देखते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम जब भी करते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज का, या चाहे वो ट्रेवल हो या टूरिज्म हो या कहीं दूसरे कंट्री में हम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन सभी चीजों में एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। या हम ये कहें कि अगर इनवॉइस की जो करेंसी है उसको एक्सपोर्टर की होम करेंसी में क्या करना? कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है करेंसी को कन्वर्ट करने का, इन सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला लॉ आया था वो 1939 में आया था। उसके बाद 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया। 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA फिर आया। फिर 1999 में फेरा को हटा करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, ठीक है। 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आया और ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 1 जुलाई 2000 से इफेक्टिव है। 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया जो 1 जुलाई 2000 से क्या है? इफेक्टिव है, ठीक है। अब जितने भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है या फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन है, वो सभी जो ऑपरेशन है उसका जो रेगुलेशन होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत होता है। और इस मार्केट को जो रेगुलेट करती है वो आरबीआई करती है, ठीक है। दूसरे जो और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करते हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे फिडाई है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ, ECGC है जो कि क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है। ये सारे मिलकर के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस इंडिया में को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम जब फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम एज ए बैंकर के व्यू से हम इस
पूरे चीजों को पढ़ेंगे तब हमको ये सारी चीजें जो है वो ब्रॉडली समझ में आएगी, ठीक है। और यहाँ जितने भी डिफिनेशन है वो एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के में दिए गए डिफिनेशन के अनुसार ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि करेंसी क्या होती है। देखिए करेंसी क्या होती है, तो करेंसी वो उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो कि एक फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करने का पावर रखता है, ठीक है। मतलब ये हुआ, अगर हम इसको डिफिनेशन के अंदर कहें, एनी इंस्ट्रूमेंट विच कैन क्रिएट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज कॉल्ड करेंसी, ठीक है। अब देखिए करेंसी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो करेंसी में आपका करेंसी नोट्स आ जाएंगे, ठीक है, करेंसी नोट आ जाएगा। उसके बाद आपका पोस्टल ऑर्डर्स आ जाएंगे, पोस्टल ऑर्डर आ जाएंगे, मनी ऑर्डर आ जाएगा, फिर ड्राफ्ट्स, चेक्स, ट्रेवलर चेक्स, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, प्रोमिसरी नोट्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सारी जो चीजें हैं वो करेंसी कहलाती है। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को जो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी कहते हैं। और करेंसी इंक्लूड्स करेंसी नोट्स, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर्स, ड्राफ्ट चेक्स, ट्रेवलर चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, प्रोमिसरी नोट्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज नोटिफाइड बाय आरबीआई, उसको हम करेंसी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एक करेंसी नोट है, अब करेंसी नोट में करेंसी नोट मतलब बैंक नोट और प्लस कॉइन दोनों ही आ जाता है। करेंसी नोट कहने का मतलब सिर्फ पेपर का नोट नहीं होता है। करेंसी नोट जब कहा जाता है दैट मीन्स कि हम कॉइन्स की बात भी हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि फॉरेन करेंसी। अब देखिए हम इंडियन है, हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे लिए इंडियन रुपीस को छोड़ करके किसी भी करेंसी को हम क्या कहेंगे, फॉरेन करेंसी कहेंगे, ठीक है। मतलब एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी इज फॉरेन करेंसी फॉर अस। जिस तरह इंडियन के लिए इंडिया की इंडियन रुपीस को छोड़ के कोई भी करेंसी हमारे लिए क्या होगा, फॉरेन करेंसी होगा। यूएस डॉलर हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, पाउंड स्टर्लिंग और न्यूजीलैंड डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सारी जो करेंसीज है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी हो गई। उसी तरह अमेरिकन के लिए या ब्रिटेन के लिए जो इंडियन रुपीज हैं उनके लिए इंडियन रुपीज क्या हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, ठीक है। तीसरा है उसके बाद क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। तो अभी मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज बताया कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी से कन्वर्ट करना क्या है, फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज किसको कहते हैं। तो अभी हमने फॉरेन एक्सचेंज अभी पढ़ा, ये ऑपरेशंस में क्या पढ़ा कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए जो फेमा गाइडलाइंस है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसका सेक्शन 2 कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स कोई भी डिपॉजिट या कोई भी क्रेडिट या कोई भी बैलेंस, कोई भी डिपॉजिट, कोई भी क्रेडिट, कोई भी बैलेंस विच इज पेएबल इन फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी डिपॉजिट हो या कोई भी क्रेडिट हो या कोई भी बैलेंस हो विच इज पेएबल इन फॉरेन करेंसी, जो विदेशी मुद्रा में देय है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। इसके साथ ही साथ, ठीक है, ये जितने भी करेंसी में आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, चाहे वो पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, खैर ये सब तो इंडिया में यूज होता है। जैसे मान लीजिए ड्राफ्ट्स है, चेक्स है और ट्रेवलर चेक्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये सारी जो चीजें हैं, ड्राफ्ट हो गया, ट्रेवलर चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया या लेटर्स ऑफ क्रेडिट, एलसी जिसको बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है, जो कि इंडिया में ड्रॉ हुई हैं और पेबल है इन फॉरेन एक करेंसी में। ड्रॉ मतलब ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी। ड्राफ्ट्स, ट्रेवलर चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट्स ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी। इंडिया में ड्रॉ हुआ है और फॉरेन करेंसी में क्या है, पेबल है, तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज का एक मीनिंग तो देख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज का एक मीनिंग तो ये है कि हम
कन्वर्सन ऑफ, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कन्वर्सन करना, मतलब एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री में की करेंसी में कन्वर्ट करना फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज। और इसका जो दूसरा फेमा बोलती है कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिपॉजिट, कोई भी क्रेडिट, कोई भी बैलेंस विच इज पेएबल इन फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। साथ ही साथ कोई भी ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट ड्रॉन इन इंडिया एंड पेएबल इन फॉरेन करेंसी। इसके साथ इसका जो अपोजिट है, मतलब डिपॉजिट, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट्स ड्रॉन आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी इज ऑल्सो ए फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो कि बाहर, इंडिया के बाहर अदर करेंसी में ड्रॉन हुई है और पेएबल है इंडियन रुपीज में। ठीक है, इंडिया अब्रॉड में ये क्या हुई, ड्रॉ हुई है, फॉरेन करेंसी में ड्रॉ हुई है और पेएबल है इंडियन रुपीज में, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। ठीक है, आपको फॉरेन एक्सचेंज समझ। अब देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस क्या होता है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, अभी हमने फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन में पढ़ा कि जिस तरह से हम मान लीजिए हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमने किसी गुड्स का अगर एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, तो हमें जो पेमेंट आएगी वो यूएस डॉलर में आएगी एंड देन फिर हम यूएस डॉलर को इंडियन रुपीस में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज में क्या किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं और किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस जो हैं अलाउ हैं, मतलब आरबीआई हमें अलाउ करती है कि हम किस तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को दो भागों में बांटा जाता है। एक है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और दूसरा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। पहला है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और दूसरा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होता है। देखिए, जब हम कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शंस करते हैं, सपोज कीजिए कि मैं अगर इंडिया में हूं और मैं कोई इस तरह का फॉरेन एक्सचेंज का एक ट्रांजैक्शंस करता हूं जिसकी वजह से मेरी अब्रॉड में, मतलब विदेश में, मेरी एसेट और लायबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, तो उस तरह के ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लिए। मान लीजिए कि मैं यूएस में कुछ पैसे जो है मैंने वहां पे कुछ सिक्योरिटीज खरीदने में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, फॉरेन कंपनी का कोई सिक्योरिटीज खरीदने के लिए मैंने एक पैसा जो है, मैं इंडिया में हूं और मैंने यूएस में सिक्योरिटीज खरीदने में वो पैसा को इन्वेस्ट किया है। तो मतलब क्या होगी कि अब्रॉड में मेरा जो एसेट है उसमें चेंजेस आ गया, मतलब मेरा एसेट बढ़ गया। ठीक है ना, यानी मेरी एसेट जो है वो चेंज हुई है, यहां पे यूएस में मेरी एसेट क्या हुई, चेंज हुई है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, कैपिटल एसेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस, इस तरह के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो आपकी अब्रॉड में आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज को क्या करती है, एसेट या फिर लायबिलिटीज को ऑल्टर कर देती है, चेंज कर देती है, उस तरह के ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वैसा फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शंस जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के में नहीं हो। ठीक है, मतलब वैसे ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस नहीं है उसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मतलब इस तरह के ट्रांजैक्शंस करने से हमारी एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सपोज कीजिए कि आप इंडिया में हैं, ठीक है, और आपका भाई बहन या कोई रिलेटिव जो है वो बाहर यूएस में पढ़ रहा है, तब उसको फीस आप यहां से उसको इंडिया से आप उसको फीस भेज रहे हैं। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन से आपकी एसेट और लायबिलिटी, यूएस में आपकी एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने ये जो पैसा भेजा उसको खर्च करने के लिए, उसके एग्जाम, उसको वहां पे रहने के लिए या फिर उसके ट्यूशन फीस के लिए आपने भेजा हुआ है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन को इजीली देख करके आप पहचान सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो कैपिटल नेचर का है या फिर वो करंट अकाउंट के नेचर का है। ठीक है, देखिए फिर से इसको एक बार समझते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि ऐसे फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपकी अब्रॉड में, मतलब विदेश में आपकी एसेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है, एसेट या लायबिलिटी आपकी चेंज हो जाती है, तो वैसे ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब देखिए, अगर आप इंडिया में हैं, ठीक है, आप अगर इंडिया में हैं तो आपने यूएस में आपने किसी सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी वजह से आपके यूएस में आपकी एसेट जो है वो चेंज हो रही है, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सेम उसी तरह अगर कोई यूएस में है और वो इंडिया में
इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका एसेट एंड लायबिलिटी इंडिया में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को भी हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस कहते हैं। ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या हो गया कि जिसकी वजह से कोई एसेट और लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे जैसे नॉर्मल ट्रेड ट्रांजेक्शंस जो होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए कोई सामान एक्सपोर्ट किया, उधर से पैसा आ गया, ठीक है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन जो है वो करंट अकाउंट के नेचर के ही होते हैं। ठीक है। मतलब आप चलिए मेडिकल्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, या ट्रेवल के लिए, टूरिज्म के लिए, या अगर कोई किसी का पेरेंट्स अगर रहता है बाहर तो उसके मेंटेनेंस के लिए, या बाहर में कोई है, मतलब अब्रॉड में कोई है और इंडिया में वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है अपने पेरेंट्स के लिविंग के लिए, या आप इंडिया से बाहर पेमेंट भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए। ठीक है। तो इस तरह के जो भी ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट के नेचर के होते हैं।